जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व संबंधी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यह राष्ट्रीय महत्व का सिविल वाद है, न कि दो व्यक्तिगत लोगों के बीच का विवाद। यह विवाद दो बड़े समुदायों को प्रभावित करता है। पिछले 32 वर्ष के सिविल वाद लंबित हैं और 25 वर्ष तक अंतरिम आदेश के कारण सुनवाई रुकी रही। राष्ट्रहित में वाद यथाशीघ्र तय होना चाहिए। दोनों पक्ष देरी की रणनीति अपनाए बगैर सुनवाई में सहयोग करें। हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद को सुनवाई योग्य माना और कहा कि यह वाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के से बाधित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है। अब विभिन्न राज्यों के व्यापारी प्रदेश के किसानों से और प्रदेश के व्यापारी दूसरे राज्य के किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीद सकते। इसके लिए नए सिरे से लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। कल कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इसके अलावा एनसीआर के 2.40 लाख फ्लैट आवंटियों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि विपणन में सुधार के लिए ई नाम परियोजना चल रही है। मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देश के तहत 13 तरह के सुधारों में 12 को पहले ही कर लिया गया था। अब परस्पर व्यापार संबंधी सुधार के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्य के व्यापारियों को प्रदेश के कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। वे सीधे किसानों के खेत में जाकर उपज खरीद सकेंगे। इसके अलावा कल प्रदेश सरकार ने जो अन्य फैसले लिए हैं उनमें आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का रीजनल सेंटर बनेगा और व्यक्तिगत शादी अनुदान के लिए 1 लाख रुपए की अब सीमा होगी। गांव-गांव में फाइबर केबल मोबाइल टावर के लिए मुफ्त जमीन सरकार देगी और प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थानों की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हरदोई में भी एक साइबर थाने की स्थापना की जा रही है। अधिवक्ता कल्याण निधि अब 500 करोड़ रुपए कर दी गई है और प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थानों की स्थापना की मंजूरी की वजह से हरदोई को भी एक लाभ पहुंचेगा। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी अब घटकर 15% रह गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल लोकसभा में बताया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के चलते भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 15% रह गई। 1990-91 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 35% थी। बीते 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने 4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। जहां तक वैश्विक परिदृश्य की बात है तो दुनिया की जीडीपी में भी कृषि की हिस्सेदारी पिछले दशकों में घटी और हाल के वर्षों में यह लगभग 4% पर है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रेसिडेंट और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमशः 70 वर्ष और 67 करने का प्रावधान है। इससे पहले आयु सीमा क्रमशः 67 वर्ष और 65 वर्ष थी। वित्त राज्य मंत्री भगवंत कराड़ ने कल संसद में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे वाली राशि 28% से बढ़कर 42,270 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में 32,934 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि थी। भारत आर्थिक मोर्चे पर दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश बना हुआ है। आईएमएफ ने भी भारत का अर्थव्यवस्था के मामले में स्टार परफॉर्मेंस बताया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में काफी बड़ा योगदान देने वाला है।
IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, युवा है और बढ़ रही है। अगर संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से इन युवाओं की क्षमताओं को उपयोग में लाया गया तो भारत के पास काफी मजबूती से उभरने की क्षमता है। IMF ने मिशन ऑफ इंडिया से जुड़ी नाडा चौधरी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चरम पर पहुंचाने में युवा आबादी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रदेश सरकार की कैबिनेट में अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर उसे 500 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी कल देते हुए बताया है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र की घोषणा के तहत अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजन को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को भी बढ़ाकर 70 वर्ष किया है। उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड के ब्याज से ही सहायता राशि दी जाएगी। अयोध्या को 30,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में देंगे। 30 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात रामनगरी अयोध्या को देंगे। एयरपोर्ट के सामने गंजा गांव के पास पीएम एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान अयोध्या रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित खूबसूरत भवन के साथ ही अन्य कई योजनाओं को रामनगरी को समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासनिक अमला इस समय जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में 30 दिसंबर को लगभग 2 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान लोकार्पण, 40 मिनट की जनसभा, सड़क मार्ग से एयरपोर्ट महोबरा होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा का भी करेंगे। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति 6,470 शिक्षकों को आखिरकार 7 वर्षों बाद स्कूलों में तैनात किए जाने का अब रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनित शिक्षकों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। 27 से 30 दिसंबर तक इन्हें तैनाती देने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। प्रदेश की योगी कैबिनेट ने कल प्रदेश के पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है। यह सेंटर PGI लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा जहां बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज अलग अलग पीडियाट्रिक एक्सपर्ट करेंगे। यह सुविधा अभी तक प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए योगी सरकार ने 199 करोड़ रुपए खर्च करेगी। SGPGI के निदेशक ने बताया है कि योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसे कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ऐसे में PGI में 575 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक विभाग और 6 यूनिट काम करेंगी। सेंटर की स्थापना 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में 310 बेड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 12 विभाग और 4 यूनिट काम करेंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, गरीब कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय भेंट कर 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई उन्होंने दी। बघौली थाना क्षेत्र के अलावा अन्य कई हरदोई जिले के भी ग्राम नानागंज ग्रांट में अन्ना मवेशियों से किसान परेशान हैं। अन्ना मवेशी लगातार लोगों के, किसानों के खेतों में उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नए साल में समाज कल्याण विभाग 1100 वर वधुओं को परिणय सूत्र में बांधेगा। इसकी तैयारी जमीन पर तेज की जा रही है। ऐसे आवेदन का सत्यापन वीडियो स्तर पर होता है, पर अभी भी कई दिनों बाद भी अभी कई आवेदन सत्यापन के लिए अभी रह गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची में विगत वर्ष की तुलना में इस बार 10 परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। जिला परीक्षा समिति परीक्षा केंद्रों का अंतिम निर्णय 1-2 दिन में कर सकती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के लिए 155 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस संबंध में जिले में 122 विद्यालयों ने प्रत्यावेदन दिया है। परीक्षा केंद्र बनवाने में 46 विद्यालयों ने रुचि दिखाई,
जबकि विगत वर्षों में परीक्षा केंद्र बनवाने से विद्यालय बचते रहे हैं। बोर्ड की ओर से विगत वर्षों में परीक्षा केंद्रों के प्रत्यावेदन निस्तारण के दौरान जिला परीक्षा समिति की ओर से बोर्ड से जारी सूची में विद्यालयों की संख्या कम है। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के संबंध में जिला समिति की 2 बैठकें भी पहले हो चुकी हैं। हरदोई जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को जल्द ही व्यवस्थित लैब और फर्नीचर उपलब्ध होगा। इससे प्रयोगात्मक कार्य करने में विद्यार्थियों को आसानी होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में संचालित 42 राजकीय माध्यमिक हाई स्कूल संचालित हैं। इन विद्यालयों में संसाधनों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत इन विद्यालयों में प्रयोगशालाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जिले के 30 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। हरदोई शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश को रोकने और लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बाईपास बनवाया जा रहा है। राहगीरों की सहूलियत के लिए 15 किलोमीटर लंबे बाईपास में 7 अंडरपास बनवाए जाएंगे। बाईपास का काम शुरू हो गया है। चिन्हित भूमि पर जो मकान आ रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। जल्द बिजली पोल को भी एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा के लिए बाईपास का काम है और इसके बनने से बड़े वाहन शहर में नहीं आकर बाहर से ही निकल जाएंगे और शहर में जाम की समस्या दूर होगी। लखनऊ से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों के साथ ही कानपुर, फर्रुखाबाद, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से बाईपास निर्माण का काम कराया जा रहा है। बाईपास पर छोटे बड़े 7 अंडरपास प्रस्तावित हैं। इनके बन जाने से लखनऊ, बेलग्राम, सांडी, सवायतपुर, रद्देपुरवा, बहलोली, घोसार व शाहजहांपुर मार्ग के लोगों को शहर आने जाने में सुविधा होगी। इसके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर DK मिश्रा ने बताया कि लखनऊ रोड से शाहजहांपुर मार्ग तक 45 मीटर चौड़ा बाईपास बनवाया जाएगा। व्हीकल अंडरपास की लंबाई 1000 मीटर और लाइट व्हीकल अंडरपास की लंबाई करीब 800 मीटर प्रस्तावित है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।